उसमें एक टॉपिक हमने स्टार्ट भी कर दिया था। ओके, तो कोई मुझे बता सकता है कि व्हाट वी डिस्कस इन द लास्ट क्लास रिगार्डिंग द चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक, कुछ भी जो आपको याद हो जल्दी बताइए। व्हाट वी सर डिस्कस, हाँ बताइए। चार्ज के बारे में बताया था आपने। ओके, वी डिस्कस चार्ज प्रॉपर्टीज, ठीक है। चार्ज की प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की थी, और क्या डिस्कस किया था, कुछ प्रॉपर्टीज सर हमने बताए थे ना, फाइन। यस और सर। बेसिकली पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक पूरे चैप्टर का हमने इंट्रोडक्शन लिया था, देन भी जो फोकस हुआ था चार्ज की प्रॉपर्टीज पे। कुछ प्रॉपर्टीज थी जैसे कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, दो टाइप के चार्ज होते हैं, और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी निकल के आई थी, वो क्या थी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आई होप आपको याद होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यस सर। सर ठीक है, बताइए स्टेप क्या होता वाइज है। सर। ओके, स्टेप वाइज कि चार्ज हमेशा स्टेप्स में होगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा। और वहां से जैसे वेदांत बता रहा है कि Q इक्वल टू एन, एक रिलेशन हमें मिला था। और वो स्टेप क्या होता है, जैसे हम सीढ़ी चढ़ते हैं तो 10-10 सेंटीमीटर के स्टेप में, तो व्हाट इज दैट स्टेप साइज ऑफ द चार्जिंग, एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में होता है। तो हमें चार्ज की कोई भी वैल्यू नहीं पॉसिबल है, वी कैन गेट ओनली द स्पेसिफिक वैल्यूज ऑफ चार्ज, जिसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और डिस्क्रिटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये सारी प्रॉपर्टीज हमने देखी थी। ओके ठीक है, तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय स्क्रीन, शेयर माय स्क्रीन विद यू, और उस पर हम आगे आज स्टार्ट करेंगे। तो आज मैं आपको चार्ज की प्रॉपर्टीज के साथ साथ कुछ भी फिनोमेना बताऊंगा, प्लस कूलम्स लॉ एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ होता है इस चैप्टर में, और आप कह सकते हैं कि वेरी फंडामेंटल लॉ, यहीं से पूरे चैप्टर की शुरुआत होती है। ठीक है, तो अच्छा, मैंने कुछ क्वेश्चंस भी आपको दिए थे। ये था पहला क्वेश्चन जो हमने आपको दिया था, कितने लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया, जल्दी से मुझे इसका आंसर बता दो। अच्छा, एक बार क्वांटाइजेशन रिपीट कर दो, ठीक है मैं करता हूँ बिल्कुल। क्वांटाइजेशन रिपीट कर दो। देखिए मैंने आपसे बताया था व्हाट आई डिस्कस, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज या डिस्क्रिटाइजेशन ऑफ चार्ज, या फिर आप इसको बोलते हैं स्टेप वाइज चार्जिंग। क्वांटाइजेशन, क्वांटाइज का मतलब देखिए, क्वांटा का मतलब होता है पैकेट्स, यहाँ पे बनता है क्वांटा। क्वांटा एक वर्ड होता है जिसका मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का ट्रांसफर होना इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। ठीक है, तो जब आप चार्ज करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, तो आइदर आप इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं और गेन करते हैं। हाँ जी, यही करते हैं क्या आप, यू डू द सेम थिंग, आइदर यू लूज इलेक्ट्रॉन्स और गेन इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपने इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो आपके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और गेन किया तो आपके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। सही बोल रहा हूँ क्या मैं, बताइए। यस सर। ओके ठीक, अब आपसे कह रहा हूँ कि एक ऑब्जेक्ट पे अगर आप चार्ज करना चाहते हैं, तो अगर आप नेगेटिव चार्ज करना चाहते हैं तो आप इसको इलेक्ट्रॉन देंगे, पॉजिटिव चार्ज करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉन का आप उसको निकालेंगे। लाइक सोडियम प्लस Na प्लस होता है, Na प्लस क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज, बिकॉज इसमें क्या होता है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन लेस होता है ना। और आपने लिखा जब Cl माइनस, तो माइनस का मतलब क्या होगा, इस पे एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है एज कम्पेयर टू द प्रोटॉन। तो क्वांटाइजेशन में क्या होगा, आप या तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे, या दो लिख करेंगे, या तीन करेंगे, या चार करेंगे। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे तो यू विल हैव द चार्ज -90। दो होगा तो इट विल बी 3.2 इंटू 10 पावर -6, तीन होगा तो 4.8 इंटू 10 पावर -19 कूलम। अच्छा, अब ये बताओ 1.6 और 3.2 के बीच में कोई चार्ज पॉसिबल है क्या? Is there any charge possible between these two charges, 1.6 into 10 power minus and 3.2? नो Is there सर। any? नहीं। इसी तरह 3.2 और 4.8 के बीच में नो नहीं सर। पॉसिबल। नो सर। तो इसका मतलब हमेशा चार्ज जो होगा या तो 1.6 से उठ के सीधा 3.2 पे जाएगा, 3.8 सीधा। इसी तरह चार्ज स्टेप्स में फॉलो होगा, कंटिन्यूअस वैल्यू पॉसिबल नहीं है। अच्छा, बट क्वार्क तो होता है। ओके ओके ठीक है, क्वार्क हम बताएंगे। बेसिकली देखिए, क्वार्क जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं बेटा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो होते हैं, क्वार्क भी स्टेप्स में होते हैं, और क्वार्क्स आर नॉट स्टेबल। आप थोड़ा सा अंदर चले गए, क्वार्क्स और लेप्टॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी, जैसे मैंने कहा एटम होता है, एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना हुआ है। तो जब हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को भी तोड़ेंगे तो उसमें भी पता चलेगा कि ये भी किसी चीज से बने हुए, जिसको हम क्वार्क्स या लेप्टॉन्स बोलते हैं। ओके, एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं क्वार्क और लेप्टॉन, तो बेसिकली लेकिन ये अनस्टेबल होते हैं बेटा, ये अकेले सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ओके, ये ऑल्दो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का कॉम्पोजिशन इन्हीं चीजों से है, क्वार्क्स और लेप्टॉन से, लेकिन दे आर नॉट स्टेबल एट ऑल। ऐसा नहीं कि आप किसी क्वार्क को अलग कर ले, तो आपको जो स्टेबल स्ट्रक्चर मिलता है वो इलेक्ट्रॉन ही मिलता है। आई बात समझ में क्या बेटा? So that's why we take the fundamental thing of charge as the electron, not quarks. जबकि क्वार्क उससे छोटी चीज होती है, लेकिन वो फंडामेंटल नहीं मानी जाती, बिकॉज दैट इज नॉट स्टेबल। ओके वेदांत, समझ में है क्या बेटा?
दैट इज नॉट स्टेबल। अभी मैं आपको बताऊंगा अभी क्वार्क कैसे बनता है, कितने 6 तरह क्वार्क्स होते हैं, आपको 6 टाइप्स ऑफ क्वार्क्स होते हैं, बट दे आर नॉट स्टेबल एट ऑल। तो जो फंडामेंटल चीज मानी जाएगी चार्ज करने का, चार्ज ट्रांसफर होने का, वो क्या माना जाएगा भाई? इलेक्ट्रॉन ही माना जाएगा। आई होप सबको ये बात क्लियर होगी। तो हमने क्वांटाइजेशन देखा था, क्वांटाइजेशन वाज समथिंग q चार्ज इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन दिया था आपको, एक बहुत ही सिंपल छोटा सा प्रॉब्लम था कि ये क्वेश्चन था, अल्फा पार्टिकल क्या हुआ? न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। ओके, तो अल्फा पार्टिकल पे कितना चार्ज होगा बेटा? अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होगा? हीलियम में क्या होता है? 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं और उसके चारों तरफ 2 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। अगर आप इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दे तो क्या बचेगा? हीलियम का न्यूक्लियस। और इसी हीलियम न्यूक्लियस को, यानी कि जब आप दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल देते तो यू विल गेट व्हाट? He+2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लेस हुए तो आई विल गेट 2 पॉजिटिव चार्ज। इसी +2 को हम क्या बोलते हैं? व्हाट वी कॉल दैट? अल्फा पार्टिकल। हीलियम +2 आयन को अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में दिया था, आई होप आप सबने किया होगा। जल्दी बताएं इसका आंसर क्या है। अल्फा पार्टिकल पे कितना चार्ज होगा बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन कम है, इट मींस इट विल बी +2 into E। E का मतलब क्या हुआ? 1.6 into 10⁻⁻19, that we can also call as 3.2 into 10⁻⁻19 कूलम। तो एक हीलियम अल्फा पार्टिकल पे, अल्फा पार्टिकल किसको बोलते हैं बेटा? फिर से बताएं, अल्फा पार्टिकल किसको बोलते हैं? लिख लीजिए अपने नोट्स में। अल्फा पार्टिकल बोलते हैं हीलियम की न्यूक्लियस को, जब हीलियम के फर्स्ट शेल से दोनों इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया जाए, उसका सिर्फ न्यूक्लियस बचेगा, दैट इज कॉल्ड एज अल्फा पार्टिकल। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। रिपीट कर दो, मैं कह रहा हूं अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम क्या होता है? हीलियम का टॉपिक, हीलियम इज ए नोबल गैस, एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4। इसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हम किसी प्रोसेस से दोनों इलेक्ट्रॉन को निकाल दें तो हमें सिर्फ क्या मिलेगा? व्हाट विल ओनली हीलियम न्यूक्लियस। तो हीलियम न्यूक्लियस 2 इलेक्ट्रॉन लेस है, तो इसलिए उस पर +2 चार्ज आएगा, +2 चार्ज आएगा। स्टार्टिंग से अभी बेटा स्टार्ट ही हुआ, जस्ट लेक्चर अभी स्टार्ट हुआ। ओनली हीलियम का ले सकते हैं अल्फा जी। हीलियम नहीं, हीलियम तो एटम है, हीलियम एटम तो न्यूट्रल होता है बेटा। अगर आप हीलियम एटम लेंगे तो एटम तो न्यूट्रल होता है, इसमें कोई चार्ज थोड़ी होता है, जितना प्रोटॉन उतना न्यूट्रॉन होगा। ओके, हीलियम न्यूक्लियस को आप कह सकते हैं कि चार्ज पार्टिकल होगा, अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। एंड इट्स अ वेरी हाई एनर्जेटिक पार्टिकल। अभी आप इसको देखेंगे, दिस इज यूज्ड इन लॉट ऑफ प्लेसेस। इट्स अ वेरी हाई एनर्जेटिक एंड स्टेबल भी होता है, सबसे बड़ी चीज कंपेयर टू द। ओके नीरज, हीलियम एटम न्यूट्रल होता है, हीलियम न्यूक्लियस आयनाइज होता है, which we call as अल्फा पार्टिकल। नीट 2019 में एक प्रॉब्लम पूछा था कि अल्फा पार्टिकल में क्या क्या होते हैं। 2 प्रोटॉन, तो उसका कंपोजिशन था 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। ऑप्शन था व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, याद रखिएगा। हीलियम न्यूक्लियस को 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता क्योंकि इलेक्ट्रॉन को आपने निकाल रखा है। तो चलिए, तो अल्फा पार्टिकल पे हमें ये चार्ज आ गया +3.2 into 10⁻⁻19 कूलम। अल्फा पार्टिकल एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा। अब कह रहा है एक स्फीयर पे अल्फा पार्टिकल गिर रहे हैं, कंटिन्यूअसली गिर रहे हैं। कितने अल्फा पार्टिकल बेटा? 10⁻12 इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकंड में इतने, तो कह रहा है कितना टाइम लगेगा कि अल्फा पार्टिकल उस स्फीयर पे 2 माइक्रोकूलम का चार्ज आ जाए। तो अच्छा ये बताए, तो 10⁻12 अल्फा पार्टिकल पे कितना चार्ज होगा टोटल? लेकिन एक अल्फा पार्टिकल का चार्ज ये निकाला आपने 3.2 10⁻12, तो द 10⁻12 में कितना होगा? 10⁻12 इंटू एक अल्फा पार्टिकल का चार्ज -19 कूलम। तो आई एम गेटिंग कितना आ रहा बेटा? ये -19 में से 12 गया। बोलिए जरा, पार्टिसिपेट करिए प्लीज, पार्टिसिपेट। हाउ मच? -19 + 12 -7। इट मींस 1 सेकंड में कितना चार्ज हो जाएगा इस पे? 1 सेकंड में 10⁻12 अल्फा पार्टिकल गिर रहे हैं और एक अल्फा पार्टिकल का चार्ज है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो टोटल 1 सेकंड का चार्ज मुझे मिल गया ये। दिस इज द चार्ज फॉर 1 सेकंड। अब कह रहा है कि कितना टाइम लगेगा आपको 2 माइक्रोकूलम चार्ज लेने के लिए। तो आप बहुत सिंपली निकाल सकते हैं, टाइम विल बी इक्वल टू टोटल चार्ज। टोटल कितना चार्ज करना है उसको डिवाइड कर दिए कि 1 सेकंड का चार्ज,
चार्ज ऑफ 1 सेकेंड, चार्ज ऑफ 1 सेकेंड। तो टोटल 2 माइक्रो कूलम में था, तो माइक्रो को 10⁻⁶ लिख सकते हैं। और 1 सेकंड का चार्ज कितना है? 3.2 इंटू 10⁻⁷। तो व्हाट यू विल गेट, जल्दी बताए मुझे व्हाट यू विल गेट। तो ये डेसिमल कटेगा, ऊपर 20 आएगा, तो 20/32 और -6, ये प्लस ऊपर जाएगा, +7 बन जाएगा। एंड आई एम गेटिंग 4 5 जा 4 8 टाइम्स, एंड यहाँ पे मुझे मिल रहा है 10⁻⁶ 7 +1 मिल जाएगा। तो 5/8 इंटू 10 मतलब 50/8 सेकंड आंसर आ रहा है। 50/8 सेकंड आई एम गेटिंग द आंसर। किसी का ये भी आ रहा है क्या? तो मेरे हिसाब से ये हो जाएगा 6.25 हो रहा है क्या आंसर? यस सर। ओके वेरी गुड। कितने लोग का बेटा ये आंसर आ गया था 6.25 से? ओके वेदांत माशाल्लाह ग्रेट। 2 3 लोग हो, 30 लोगों में 3 लोग, बहुत ही बुरी बात है। आप यार जब शुरू में ही इतना बुरा परफॉर्मेंस करेंगे तो क्या ही होगा। ओके एक और आया, चलिए 4 स्टूडेंट्स का, अभी मैं पोल भी करूंगा आपको। ओके ओके ठीक है सर, स्टार्टिंग से बता दो, स्टार्टिंग से क्लास लेट ज्वाइन हुई थी बेटा। अभी मैंने जस्ट, बहुत सारे स्टूडेंट का लॉस हो जाएगा क्योंकि क्लास 20 मिनट पास हो गई है। आप लेक्चर देख लीजिएगा डाउनलोड करके बाद में, और बहुत बड़ी बात नहीं, थोड़ी सी बात हुई है। और आप प्लीज इसके लिए आप क्लास लेट ज्वाइन मत करिए। ओके डोंट क्लास ज्वाइन द लेट क्लास, अदरवाइज ये लॉस होगा आपका। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट का 20 मिनट का लॉस हो जाएगा। तो ये 6.25 सेकंड विल, बिकॉज यू कैन इमेजिन कितना ज्यादा टाइम लग रहा है, बिकॉज माई दिस चार्ज इज टू मच। तो आई होप यू आर गेटिंग दिस एवरीथिंग। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? एक अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होता है? 1 सेकंड का चार्ज। तो टोटल हमें मिल गया 6.25। ये आपने नोट किया क्या अपने नोट्स में? नोट्स भी प्रॉपर बनते रहने चाहिए, हाथ भी चलते रहना चाहिए आपका स्क्रीन का। सर कर ले नोट। ठीक है ओके वेरी गुड। तो 6.25। अब देखिए एक प्रॉब्लम ये है, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, जल्दी से मुझे आंसर बताएं इसका। कह रहे पॉलिथीन पीस रब्ड विद वूल इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 3.22। अच्छा देखिए, जब आप किसी 2 ऑब्जेक्ट को रब करते हैं तो क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं क्या? अगर आप एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से रब कर रहे हैं, जैसे याद है पेंसिल को या फिर आप स्केल को रब करते थे, तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, एक लूज करेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो जितना जैसे फॉर एग्जांपल ये आपने एक आयरन रॉड ले लिया और यहाँ पे आपने कुछ कपड़ा ले लिया, तो एक कपड़े को आप आयरन रब कर रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल हम ये मान लें कि इस पे अगर इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आए, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो उतना ही पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगा, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन लूज हुआ उतना ही गेन हुआ। तो दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो कह रहा है पॉलिथीन को आप रब किया वुल से और उस पर चार्ज आ गया इतना, तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। और दूसरा पूछ रहा है कि मास गेन बाय द पॉलिथीन। पॉलिथीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, पॉलिथीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज का मतलब पॉलिथीन ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन गेन किया या लूज किया? बोलिए, इलेक्ट्रॉन ने व्हाट इट डिड? पॉलिथीन पे ऊपर नेगेटिव आया ना, तो इट मींस इट हैज, अरे भाई लूज कैसे करेगा? नेगेटिव चार्ज आया मतलब इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा ना, गेन किया होगा। ओके, वुल वुल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, इसका मतलब वुल ने अपने आप को लूज किया था। आप ये कह सकते हैं कि ये मेरे पास था पॉलिथीन और ये था मेरा वुल, तो वुल ने इलेक्ट्रॉन लूज किया और पॉलिथीन ने गेन किया, तो वुल पे पॉजिटिव है, यानी वुल ने इलेक्ट्रॉन लूज किया और पॉलिथीन ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया। कितना चार्ज आया है? इतना। तो आप मुझे बताएं कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। तो यू कैन सिंपली डू Q इज इक्वल टू एनी, और जल्दी से मुझे वैल्यू बताएं कि हाउ मच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यू आर गेटिंग, कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं। बहुत सिंपल है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 तो नहीं होगा यार, 2 कैसे हो जाएगा? इस बहुत ज्यादा होगा ये, नॉट 2 नीरज, 2 नहीं होगा। फिर से देखिए, हाउ मच इलेक्ट्रॉन यार, प्लीज
आप क्वेश्चन को शॉर्ट में नोट भी करते रहे प्लस आंसर भी सॉल्व करते रहे, कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है, हमें लेवल को बहुत ऊपर तक लेके जाना है। ओके, वेदांत हैज गिवन द आंसर, वन मोर स्टूडेंट हैज गिवन द आंसर। रखो ना भाई, क्यू की जगह ये रख दीजिए 3.2 10 पावर माइनस 7। E की वैल्यू यू नो 1.6 into 10 power minus 19. Do this and tell me the answer. Okay, very good. Ansh has also given the answer 2 into 10 power 12. आप अगर टाइप नहीं कर पा रहे ना, ऐसे रफली भी लिख देंगे तो मैं समझ जाऊंगा। आप रफ भी लिख देंगे 2 10 तो मैं समझ जाऊंगा। इट्स नॉट अबाउट, ठीक है। तो क्यू की जगह आपने लिखा 3.2 into 10 power minus 7 अपॉन E कर दिया होगा n into 1.6 into 10 power minus 19. So the number of electrons you will get divide कर देंगे upon 1.6 into 10 power minus 19. तो ये कैंसिल करके क्या दे देगा 2 और ये माइनस 7, ये ऊपर जाके प्लस 19 आएगा, 19 में से 7 गया 12 आ गया। तो 2 into 10 power 12 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है। पॉलिथीन ने गेन किया है और वुल ने लूज किया है। अब उसका अगला सवाल है कि मास गेन्ड बाय द पॉलिथीन। क्यों? क्योंकि पॉलिथीन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है बेटा ना, और इलेक्ट्रॉन का कुछ मास होता है। तो जब वो इलेक्ट्रॉन गेस कर रहा है तो यू नो एक लाइन और लिख लिएगा, एवरी चार्ज ट्रांसफर इज अकम्पनीड बाय मास ट्रांसफर आल्सो। क्योंकि जब भी आप चार्ज ट्रांसफर करेंगे तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे, इलेक्ट्रॉन का मास भी होता है। लिख लीजिए, चार्ज ट्रांसफर इज ऑलवेज विथ मास ट्रांसफर। चार्ज ट्रांसफर के साथ मास भी ट्रांसफर होगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन भी का मास होता है। चार्ज ट्रांसफर ऑलवेज विथ मास ट्रांसफर। चलिए बताएं। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? व्हाट इज द मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन? मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन बोलिए बेटा। एक इलेक्ट्रॉन का मास, कहां खो गए आप लोग? 1.6 multiply 10. नहीं, गलत। 9.1 into वेरी 10 गुड, raised to the minus 9.1 into 10 पावर माइनस 31। पार्टिसिपेट करिए आज। देखिए, छोटी छोटी चीजें ही बड़ी बनेगी। जेई मेंस और एडवांस के प्रॉब्लम भी करेंगे आप इसी क्लास में। शुरुआत लेकिन ऐसी ही होगी, चार्ज से। ओके, तो एक इलेक्ट्रॉन का मास है, टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है बेटा? 2 into 10 पावर 12। तो टोटल मास बता दीजिए जल्दी से, कितना आ रहा है टोटल मास? मल्टीप्लाई कर दीजिए और जल्दी मुझे आंसर बताएं। हाउ मच टोटल मास यू आर गेटिंग? टोटल मास गेन्ड बाय पॉलिथीन। पॉलिथीन गेन करेगा और वुल जो है लॉस करेगा। तो इट विल बी मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10 पावर माइनस 31 किलोग्राम, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 into 10 पावर 12। मल्टीप्लाई किया तो आई एम गेट 9 2 18 18.2 और पावर माइनस 31 प्लस 12 कितना आ रहा है जरा बताइए तो? माइनस 19। वेरी गुड, माइनस 19 किलोग्राम। बिल्कुल इसी तरह आप लोग अनम्यूट कर करके पार्टिसिपेट भी करते रहे। तो ये मास पॉलिथीन गेन करेगा और इतना ही मास वुल जो है लूज करेगा। ठीक है, 2 into 10 पावर इलेक्ट्रॉन्स पॉलिथीन ने गेन किया और उतना ही इलेक्ट्रॉन वुल ने लूज किया। तो अगर आपने नोट कर लिया इस चीज को तो हम आगे बढ़ सकते हैं। Just 1 minute. ओके, ठीक है। Charge transfer will be always with mass transfer because charge is transferred due to electrons, protons, and we have mass of the electron and proton. Sorry, proton तो नहीं transfer होता, electron transfer होता। सर कर लिया। ठीक है, ओके, चलिए। तो आप सभी ने कर लिया, तो क्वांटाइजेशन के बारे में बात होगी। अच्छा, ये देखिए एक स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि 3 चैप्टर हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, फिर मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, और एक टॉपिक बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो देखो बेटा, पहला चैप्टर जो है, अगर चार्ज हमारा भी इस चैप्टर में रेस्ट पे रहेगा तो इसको लिख लीजिए कि अगर चार्ज रेस्ट पे है तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है। अभी आप देखेंगे क्या होता है, इट मींस ओनली इलेक्ट्रिक फिनोमेना, ओनली इलेक्ट्रिक रिलेटेड फिनोमेना, ओनली इलेक्ट्रिक रिलेटेड फिनोमेना, सिर्फ इलेक्ट्रिक रिलेटेड फिनोमेना को देगा। लेकिन अगर उसी चार्ज को आप मूव करा दें, उसी चार्ज को आप मूव करा दें, तो आप ये अभी आप देखेंगे आगे के चैप्टर्स में, ये आप ऑब्जर्व करेंगे कि वही चार्ज इलेक्ट्रिक शिफ्ट के साथ साथ
मैग्नेटिक फील्ड भी देना शुरू कर देगा। इट मींस मूविंग चार्जेस प्रोड्यूसेस मैग्नेटिज्म। ये आप चैप्टर पढ़ेंगे कि चार्जेस अगर रेस्ट पे है तो मैग्नेटिज्म नहीं देंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि चार्ज की डिफिनीशन क्या है, a property which give rise to electricity and magnetism both। तो अगर वो रेस्ट पे है तो मैग्नेटिज्म नहीं दिखाएगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक रिलेटेड फिनोमेना दिखाएगा। अगर वो मूव करने लगा तो मूविंग चार्ज जो है प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमेना। अब आप जानते हैं मैग्नेटिक फिनोमेना, आगे के चैप्टर्स में आप देखेंगे जो मैग्नेट से रिलेटेड फिनोमेना होते हैं वो आप देखेंगे मैग्नेटिक फिनोमेना। लेकिन इसमें रेडिएशन नहीं निकलेगा, रेडिएशन मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं निकलेंगे। लेकिन अगर उसी चार्ज को आप एक्सेलरेट कर दे, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट होने का नहीं मतलब क्या हुआ, आप चार्ज को क्या कर दे, एक्सेलरेट। तो आप ये देखेंगे कि अगर चार्ज एक्सेलरेट होने लगा यानी उसकी वेलोसिटी इट मींस कांस्टेंट नहीं है, तो यू विल ऑब्जर्व दैट कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी करेगा, मैग्नेटिज्म भी शो करेगा, प्लस उसके साथ साथ वो चार्ज कुछ एनर्जी रेडिएट करने लगेगा, और वो एनर्जी रेडिएट करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो वही सेम चार्ज अलग अलग पोजीशन में अलग अलग बिहेवियर शो करेगा। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है क्या, E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, B फॉर मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडिएट एनर्जी। इट मींस it will produce electric phenomena, magnetic phenomena and also electromagnetic wave। produce electric phenomena, magnetism also produce करेगा, and it will also start producing electromagnetic waves। तो आप पहले चैप्टर में चार्ज को रेस्ट पे रखेंगे, दूसरे तीसरे चैप्टर में आप चार्ज को मूव करेंगे, चौथे पांचवें चैप्टर में आप चार्ज को एक्सेलरेट करा देंगे, तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाला पार्ट में मिल जाएगा। लेकिन इन पांचों छह चैप्टर की बुनियाद जो है चार्ज है, चार्ज का अलग अलग स्टेट है, रेस्ट पे, वेलोसिटी कांस्टेंट होने पे और मोशन एक्सेलरेट होने पे। तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई है एंड यू हैव नोटेड डाउन दिस थिंग्स, तो हम जल्दी से आगे बढ़ सकते हैं। यस सर, हो गया। ठीक है, समझ गए? यस सर। ओके, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछा हूं, अगर ये स्लाइड आपने नोट कर ली, जल्दी से नोट कर लिया होगा सभी लोगों ने इसको, ऑल ऑफ यू नोटेड डाउन? यस सर। ठीक है, सभी लोग बोला करें। अगर मैं ये बोलूं कि एक चार्ज इलेक्ट्रॉन ले लूं मैं, और उस इलेक्ट्रॉन को मैं गोल गोल सर्कल में घुमाना शुरू कर दूं, ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो मुझे बताइए कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कर रहा है, क्या क्या कर रहा है, व्हाट दिस इलेक्ट्रॉन इज डूइंग। अगर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग, एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन क्या क्या कौन कौन से फिनोमेना को प्रोड्यूस करेगा? एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड अ न्यूक्लियस, सर्कल में घूम रहा है, क्या क्या फिनोमेना दिखेगा? तो आप ये पहचानिए रेस्ट में है कि मोशन में है। अगर मोशन में है तो क्या इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्या एक्सेलरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जल्दी बताइए कौन कौन सा फिनोमेना होगा, ये रेस्ट में तो है नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिज्म, ओके वेरी गुड। क्या ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी रेडिएट करेगा, क्या ये रेडिएशन भी निकालेगा ये चार्ज? नो सर। नो सर। ओके, क्या ये एक्सेलरेट नहीं हो रहा है? सर हो रहा है। हो रहा है, क्योंकि जब सर्कुलर पाथ में है तो यू नो इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का नाम सुना है? यस जब सर। कोई चाह, तो ये बेसिकली एक्सेलरेट हो रहा है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जब कोई चीज डायरेक्शन चेंज करती है किसी पाथ पे, तो यू नो द डायरेक्शन चेंज होने से वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गया ना, इट मींस इट विल प्रोड्यूस व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिज्म and also what, electromagnetic radiations या electromagnetic waves भी। it means electromagnetic radiation, ध्यान से रखिएगा अपने ध्यान में। तो revolving electron will produce these factors। अब आगे चैप्टर में पढ़ेंगे कि एक्चुअली में वो क्या क्या प्रोड्यूस करता है, ये होना चाहिए आपके कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है? यस सर। ओके, चलिए तो अब आपको हम बताते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग, किसी ऑब्जेक्ट को कैसे चार्ज कर सकते हैं। तो बेसिकली बहुत सिंपल है। एक मेथड ऑफ चार्जिंग तो आपने पढ़ लिया बाय रबिंग,
ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं बाय फ्रिक्शन। जब आप एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट पर रब करते हैं तो व्हाट हैपन, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, तो एक पॉजिटिव चार्ज गेन करता है, दूसरा नेगेटिव करता है। थर्ड दूसरा मेथड होगा बाय इंडक्शन, इंडक्शन, और थर्ड मेथड होगा बाय कंडक्शन, बाय कंडक्शन। ठीक है, समझ में आई बात बेटा? यस सर। अब देखिए Yes, sir. पहला वाला तो आपको फ्रिक्शन बताने की जरूरत हो तो आपने बहुत अच्छे से समझ रखा होगा, सर रब करेंगे गेन और लूज होगा और चार्जिंग हो जाएगी, इसको बताने की जरूरत है क्या फ्रिक्शन वाले की? नहीं। नो सर, सर ठीक है, घर्षण, हाँ अब जी, सर घर्षण। हाँ घर्षण बोल सकते हैं जिसको। अब आते हैं इंडक्शन पे। बेसिकली वी आर कमिंग टू नो मैग्नेटिज्म प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिसिटी। बेटा वेदांत, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी इंटर रिलेटेड होते हैं, दोनों की वजह चार्ज होती है। ओके, आप ये नहीं कह सकते थे मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म प्रोवाइड करता है, दे आर इंटर रिलेटेड एंड बोथ प्रोवाइड ईच अदर और द कॉज ऑफ दिस इज चार्जेस। ठीक है, तो अब देखिए इंडक्शन में क्या होता है। फॉर एग्जांपल आपने एक रॉड लिया जिसके ऊपर फॉर एग्जांपल नेगेटिव चार्ज है, और यहां पे आप एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट ले आए। यू नो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर, तो ये क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज इस स्फीयर के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगा और इलेक्ट्रॉन्स इधर आके इकट्ठा हो जाएंगे, और दूसरी तरफ क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। जाहिर सी बात है जब इलेक्ट्रॉन्स, तो यू विल गेट दैट ऑन वन साइड देयर विल बी अ नेगेटिव चार्ज एंड ऑन अदर साइड देयर विल बी अ पॉजिटिव चार्ज। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंडक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, इंडक्शन। इट मींस यू कैन से इंडक्शन इज द रीअरेंजमेंट ऑफ चार्जेस। लिख लीजिएगा इंडक्शन क्या होता है, रीअरेंजमेंट। इट मीन चार्जेस रीअरेंज हो गए, कहीं से कहीं चले गए, रीअरेंजमेंट ऑफ चार्जेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनदर चार्ज। किसी तीसरे चार्ज की प्रेजेंस की वजह से चार्जेस का या इलेक्ट्रॉन्स का रीअरेंज हो जाना, यह प्रोसेस क्या कहलाता है, इंडक्शन। बात समझ में आई क्या बेटा, इंडक्शन समझ में आया? सिंपल, इट्स सो सिंपल। किसी चार्ज को आप अपने आसपास ले आएंगे, उस चार्ज से अगर आप फॉर एग्जांपल यही बोल दो कि एक रॉड लिया आपने, इस रॉड पे आपने पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है और यहाँ पे आप एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट ला के रख दिए, तो आप बता सकते हैं कि क्या होगा, इधर नेगेटिव आ जाएगा इलेक्ट्रॉन्स इधर, और इधर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो ये जो सेपरेशन ऑफ चार्जेस हुआ है, ये सर लाइक चार्जेस रेपेल करते हैं ना। हाँ बिल्कुल सही, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो पॉजिटिव नेगेटिव को खींच लेगा और पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल कर देगा। तो ये जो सेपरेशन ऑफ चार्जेस हुआ है बिकॉज ऑफ द थर्ड चार्ज, इसी को क्या बोलते हैं बेटा, हम इंडक्शन बोलते हैं। इंडक्शन का मतलब होता है बिना टच किए चार्ज कर देना। इंडक्शन का मतलब क्या हुआ, विदाउट टचिंग। टच हुआ है क्या? नो सर। जैसे मैं यहाँ पे आपको अगर हंसाना चाहूं तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो आप छोटे बच्चे को गुदगुदी करके हंसा देते हैं, या फिर वो कह सकते हैं आप फ्रिक्शन दे रहे हैं, या तो आप किसी को जोक मारते हैं, दूर से आपने ना उसको टच किया लेकिन वो हंसने लगा, तो आप बोल सकते हैं जो आपने जोक मारा, दूर से आपने कोई बात बोली, वो उसने सोचा और हंसने लगा, तो यू कैन कॉल दैट इज एन इंडक्शन प्रोसेस। आप किसी को देख के कोई काम करने लगे, उसने आपसे कुछ कहा नहीं, आपने किसी को देखा, आप उससे अफेक्ट हो गए, मुतासिर हुए, आप भी वो काम करने लगे, तो आप ये बोल सकते हैं कि आप इंड्यूस हो गए उससे। इंडक्शन मींस विदाउट टचिंग, बिना टच किए। फ्रिक्शन में टच होता है, विदाउट टचिंग। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडक्शन। ठीक है, अब देखिए जब आपने, अच्छा ये बताइए कि अब देखिए, अब मैं आपको कॉम वाला प्रॉब्लम दिखाता हूँ। यहाँ पे कॉम या फिर बचपन में स्केल वगैरह करके पेपर उठाते, वायरलेस चार्जिंग इसका एग्जांपल है क्या? नहीं बेटा, वायरलेस चार्जिंग जो आता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए चार्ज करता है। जैसे हम आपसे आज बोल रहे हैं, वेदांत का क्वेश्चन है सर वायरलेस चार्जिंग इसका एग्जांपल है क्या? नहीं बेटा, जैसे मैं बोल रहा हूँ कोई चीज, मेरी बात आप तक कैसे पहुंच रही है, इलेक्ट्रो यहाँ से, इस लैपटॉप से, इस आसपास से, वाईफाई से कुछ रेडिएशन से निकल रहे हैं ना, वो रेडिएशन आप तक पहुंच रहे हैं, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पहुंच रहे हैं। तो जो वायरलेस चार्जिंग आती है, जैसे एप्पल वगैरह ने निकाला हुआ, सैमसंग के हाई मॉडल्स ने, तो वायरलेस चार्जिंग इंडक्शन नहीं बेटा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए आपके मोबाइल को चार्ज करते हैं। ठीक है, ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन पूछना चाहिए,
आई अप्रिशिएट दिस एंड आई मोटिवेट एंड इंकरेज दिस। चलिए ठीक है, अब मैं आपको ये वाला फिगर दिखाता हूँ। आपने कभी ये कंघा, देखिए बात समझिए, ये किया है एक्सपेरिमेंट, कितने लोगों ने ये किया है बचपन में स्कूल में? पेपर को तोड़ तोड़ के क्लास में ऐसे करते थे, इसके मजा आती थी, बेवकूफ बनाते थे छोटे बच्चों को। देखिए तो होता क्या, फॉर एग्जांपल आपने कोई कंघी या स्केल लिया, आपने अपने हेयर पे रब किया, तो हेयर पे रब करने से इसके ऊपर चार्ज आ गया, चार्ज बाय फ्रिक्शन। तो फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं कि कंघी के ऊपर आपके नेगेटिव चार्ज आ गया। नेगेटिव चार्ज आने का मतलब कंघी ने क्या किया, फॉर्म बने आपके हेयर से इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। तो हेयर पे कैसा चार्ज आया होगा सर? पॉजिटिव। पॉजिटिव। अब आप जी बिल्कुल, हेयर पे पॉजिटिव आएगा, और इस पे क्या हुआ नेगेटिव, इट मींस इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन किया, इलेक्ट्रॉन गेन किया। अब बेटा आपने क्या किया, इसको पेपर के पास, पेपर बहुत लाइट वेट होता है, बहुत हल्का होता है, जैसे ही आप इसको पास लेके आएंगे तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, ऊपर ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, सर अट्रैक्ट करेगा फेज को। पहले तो पेपर के अंदर इंडक्शन पैदा करेगा ना, पहले यहाँ पे क्या करेगा, वो इंडक्शन करेगा। क्या करेगा, इंडक्शन। जैसे मैं आपको यहाँ पे देखूं, देखिए यहाँ पे इंडक्शन होगा। अब आप ये देखिए कि यहाँ पे बेटा ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे क्या, फाइन। और ये पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल। रिपेल करेंगे। कौन सा फोर्स ज्यादा होगा, अट्रैक्शन वाला या रिपल्शन वाला? अट्रैक्शन वाला ज्यादा होगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव ये क्लोज है और वो दूर है। इट मींस आई कैन राइट अट्रैक्शन जो होगा यहाँ पे मोर होगा, अट्रैक्शन मोर देन रिपल्शन। आप भी फिगर में अपने लिख लें, रिपल्शन। तो अट्रैक्शन ज्यादा है तो ये पास में आएगा, दूर जाएगा, करीब आ जाएगा, पास आ जाएगा। तो यही काम हो रहा है पेपर पे, कि पहले इसने आपने फ्रिक्शन के जरिए आपने कंघी को चार्ज किया, फिर इस कंघी ने ऊपर की तरफ पॉजिटिव चार्ज ले आएगा इंडक्शन करके, पेपर के ऊपर वाले हिस्से पे क्या देख लेगा बेटा, और नीचे वाले हिस्से पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। और ये क्या हो गया, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो गया, और ये इनके बीच में क्या हो गया, ये क्या है बेटा, रिपल्शन। कौन सा फोर्स ज्यादा हो, अट्रैक्शन या रिपल्शन? सर अट्रैक्शन। अट्रैक्शन। तो आप देखेंगे कि ये दोनों चिपक जाएंगे, और यहाँ पे देखिए आप ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे से चिपक रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, और नेगेटिव वाला चार्ज नीचे रह गया। तो दिस इज द रीजन व्हाई द, इसको हम स्टैटिक चार्जिंग का एक एग्जांपल बोल सकते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का। और आप देखेंगे थोड़ी देर बाद पेपर गिर भी जाता है। तो पेपर गिरता क्यों है, क्योंकि न्यूट्रल हो गया। गिरा क्यों बेटा, इट गेट्स न्यूट्रल एंड फॉल। आपने देखा, आपने चार्ज किया, थोड़ी देर बाद पेपर जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है आसपास के चार्ज से, और देन इट फॉल, गेट न्यूट्रलाइज्ड एंड फॉल डाउन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये स्टैटिक चार्जिंग का एग्जांपल। यस सर। ठीक है, सभी लोग समझ गए इस बात को? प्लीज आप एक रफ डायग्राम इसको बना लें। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे, चलो एक और एग्जांपल दिखाता हूं स्टैटिक चार्जिंग का और इंडक्शन का। इसमें कौन कौन से फिनोमेना इन्वॉल्व थे बेटा, कितने फिनोमेना इन्वॉल्व थे, बोथ फ्रिक्शन एंड इंडक्शन। क्योंकि कॉम को आपने फ्रिक्शन से चार्ज किया था और पेपर को आपने इंडक्शन से किया था, तो बोथ फ्रिक्शन एंड इंडक्शन चार्जिंग आर इन्वॉल्व हियर। चलिए बहुत छोटी सी बात है, आगे बढ़ते हैं। मैं मूव ऑन, ठीक है। देखिए अब मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूं। ये देखिए आप इंडक्शन चार्जिंग का, एनसीईआरटी का पेज है, ये दो स्फेयर्स हैं। आपने पॉइंट नंबर देखिए, एनसीईआरटी के फिगर है, मैं आपको जल्दी से समझाता हूं। आपने एक पॉजिटिव चार्ज स्फेयर लेकर आया ए के करीब, तो इस पे क्या आ गया नेगेटिव, और बी पे क्या आ गया पॉजिटिव। अब आपने दोनों को सेपरेट कर दिया बेटा। जब आप दोनों को सेपरेट कर देंगे तो इसके ऊपर पॉजिटिव रह जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव आएगा। तो फाइनली आपने क्या किया, ए और बी को पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दे दिया बिना टच किए। तो क्वेश्चन आपसे बोर्ड लेवल प्रॉब्लम पूछ सकता है, शो एन एग्जांपल ऑफ चार्जिंग विदाउट टचिंग इट। तो ये एग्जांपल आपको आई होप समझ में आ रहा होगा। पहले आपने पास लाया तो ए पे नेगेटिव आ गया, बी पे पॉजिटिव आ गया, फिर आपने दोनों को सेपरेट कर दिया। आई होप यू आर गेटिंग दिस। देखिए चारों फिगर समझ में आ रहा, ए बी सी डी ई। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? सर वन टाइम रिपीट। देखिए मैं कह रहा हूं कि पहले दो स्फीयर से ए और बी, आपने यहाँ पे
ए के करीब आप एक पॉजिटिव स्फीयर लेकर आए, पॉजिटिव रॉड, ये रहा पॉजिटिव, ठीक है, यू ब्रॉट अ पॉजिटिव चार्ज है। अब आपने क्या किया, बेसिकली इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, बिकॉज पॉजिटिव वाला क्या करता है, नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, यहां से नेगेटिव चार्ज आएगा, और जब इस पे नेगेटिव आया तो दूसरी तरफ पॉजिटिव आएगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को रेपेल करता है और नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। यस सर। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ बेटा, इस पॉजिटिव, अब आपने दोनों स्फीयर्स को अलग कर दिया, तो जब आप अलग कर देंगे तो इस पे पॉजिटिव रहेगा, इस पे नेगेटिव रहेगा, तो ए बिकेम नेगेटिवली चार्ज एंड बी बिकेम पॉजिटिवली चार्ज। और ये जो स्टैंड है इंसुलेटेड है, इंसुलेटेड इसलिए है ताकि चार्ज ग्राउंड पे ना जा पाए। अगर इंसुलेटेड नहीं होगा बेटा तो क्या होगा, चार्ज किधर चला जाएगा, ग्राउंड पे चला जाएगा, से न्यूट्रल हो जाएगा बाद में सर। न्यूट्रल हो जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, मैं अब आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं, आप जरा इस वीडियो को देखिए, और मैं जो है आई एम मैं फास्ट ब्रेक करके आपसे मिलता हूं, ठीक है, आई विल मीट आफ्टर ब्रेकिंग माय फास्ट, और मैं आपसे इसका लॉजिक पूछूंगा कि व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस। ओके, आर यू एबल टू सी दिस वीडियो, दिख रहा है क्या सभी को? यस सर। Yes. ठीक है, अब मैं ये आपको दिखा रहा हूं, आप मुझे इसका रीजन बताएंगे, मैं जब फास्ट ब्रेक करके आऊंगा आफ्टर 5 मिनट्स। इज द वीडियो क्लियर टू ऑल ऑफ यू? थोड़ा सा इसका क्वालिटी बढ़ा देते हैं, क्वालिटी ऑलरेडी वेरी हाई, लेट मी मेक इट 480p। ठीक है, चलिए मैं इसको ओके, ठीक है, आई एम कमिंग आफ्टर 5 मिनट्स। आप इस वीडियो को आपको वीडियो दिख रहा है, वीडियो प्ले हो रही कि नहीं? Yes, sir. यस सर। ठीक है, चलिए इसको देखिए जरा, आई एम कमिंग एंड आई विल आस्क द रीजन।
ओके स्टूडेंट्स, आर यू हियर? सभी लोग हैं यहाँ पे? ठीक है। ओके चलिए, आपने ये देखा पानी की जो स्ट्रीम है वो बेंड हो जा रही है। ठीक है, तो आप देखिए जरा इसको, मुझे आप रीजन बताएं जल्दी से। देखिए इसने क्या किया, एक कपड़े से एक रॉड को, प्लास्टिक का रॉड उसको रब कर रहा है। ठीक है, तो अब उसके बाद ये वाटर की स्ट्रीम, ये देखिए पानी की जो स्ट्रीम है, वाटर स्ट्रीम, वो बेंड हो रही है टुवर्ड्स द रॉड। ठीक है, ये हो रहा है। ओके ओके, नाउ व्हाट इज डूइंग अगेन, अब एक दूसरा रॉड ले आया इन्होंने, ग्लास का रॉड ले लिया, और ग्लास रॉड को he is also observing the same phenomena that the water stream is bending towards the rod. अब ये आपने देख लिया हो। ठीक है, इसको जो है बंद करते हैं और आते हैं अपने प्रोसेस। ठीक है, चलिए मुझे बताइए कि क्या रीजन हो सकता है इसका, जल्दी टेल मी फास्ट, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? सर क्योंकि रॉड ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। हाँ ठीक है, ओके, रॉड ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, फिर सर दैट्स व्हाई। ओके दैट्स व्हाई। तो इसमें देखिए बेसिकली सब मेरा आंसर ठीक है कि नहीं? नेगेटिव चार्ज someone is brought together to water and water molecule arrange themselves as very good as positive side to negative charge rod, बिल्कुल सही। तो इसमें दो प्रोसेस हुआ बेटा, इंडक्शन और फ्रिक्शन का। तो जब आपने रॉड को रब किया उसने, तो रॉड चार्ज हो गया होगा, जैसे आप कॉम्ब को हेयर पे रब करते थे। ठीक है, कॉम्ब को हेयर पे जब आप रब करते थे तो कॉम्ब, और उसके बाद जब आप पेपर के पास ले जाते थे तो पेपर के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते थे, नेगेटिव पॉजिटिव सेपरेट होते थे। वही काम यहाँ पे हो रहा है, जब उसने रॉड को रब किया तो रॉड पे मान लो कि नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इस नेगेटिव चार्ज को जब आप वाटर के करीब लेके गए तो नेगेटिव चार्ज ने वाटर के एक तरफ पॉजिटिव ले आया और दूसरी तरफ नेगेटिव, और पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो गए, अट्रैक्ट हो गए। इसलिए वाटर की जो लेयर, जो वाटर का स्ट्रीम है, जो पानी की धारा है, वो बेंट हो जा रही है रॉड की तरफ। समझ में आया क्या बेटा? अगर ये ठीक, अगर इसी तरह रॉड पे अगर पॉजिटिव चार्ज होता, फ्रिक्शन से इंडक्शन, तो यहाँ पे वाटर स्ट्रीम थी तो वाटर कुछ इस तरह बेंड हो जाता, तो इधर क्या आता, नेगेटिव आ जाता, और इधर क्या आता, पॉजिटिव आ जाता। आई होप आपको डेली लाइफ एग्जांपल आप अपने घर पे भी कर सकते हैं, जाके देखिएगा। लेकिन पानी को बहुत धीरे से खोलिएगा, कोई कंगी वंगी कोई पतला सा रॉड लेके रब करिएगा कपड़े से, कंडक्टर मत लीजिएगा, और उसको धीरे से जाके करिएगा, यू विल सी दैट विल बेंड टुवर्ड्स द रॉड। करके देखेंगे आज इसको सभी लोग? यस सर। ठीक है, मजा आएगी ना, आप दिखाइएगा। तो एंड यू हैव टू नोट डाउन दिस, आप इसको आपने, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इंडक्शन एंड फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन का एग्जांपल है। ओके, कहां खुल गया? एक मिनट। सो दिस वाज एन एग्जांपल ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो ये हमने आपको दो मेथड्स बता दिए कि कैसे होगा। अच्छा ठीक बेटा, एक चीज और आपको बता दें, अर्थिंग का क्या मतलब होता है। कैन यू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर्थिंग और ग्राउंडिंग? अर्थिंग और ग्राउंडिंग से क्या समझते हैं? अगर आपको बोले कि अर्थिंग कर दी गई या ग्राउंडिंग कर दी गई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? अर्थिंग और ग्राउंडिंग, अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप अपने डेली लाइफ में ये वर्ड सुनते होंगे, अर्थिंग और ग्राउंडिंग का मतलब होगा कि किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ से करंट कर देना, और ये सिंबल होता है ग्राउंडिंग का, ये जो बना हुआ है। इट मींस द चार्ज विल ट्रांसफर टू द ग्राउंड। अर्थिंग ग्राउंडिंग का मतलब क्या हुआ? चार्ज विल ट्रांसफर टू, इट मींस आप किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ से कनेक्ट करते हैं तो पूरा फौरन का फौरन टोटल चार्ज उसका ग्राउंड की तरफ चला, चार्ज विल ट्रांसफर टू ग्राउंड। आई होप आपको अर्थिंग का मतलब समझ में आ रहा होगा और ये सिंबल भी समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, अब दोनों का एक ही मीनिंग है। हाँ, अर्थिंग और ग्राउंडिंग का मतलब, अर्थ का मतलब ग्राउंड भी तो होता है, दोनों एक ही चीज होती है। अर्थिंग और ग्राउंडिंग बोलते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ से कनेक्ट कर देना और पूरा का पूरा चार्ज ट्रांसफर हो जाना ग्राउंड पे, अर्थ पे। अब देखिए इसमें क्या, एक न्यूट्रल स्फीयर है, आप एक नेगेटिव चार्ज का स्फीयर लेकर आए तो यू मस्ट नो दैट इस तरफ क्या आएगा, इधर पॉजिटिव आ गया, इधर क्या हो गया, नेगेटिव। अब क्योंकि सॉरी, ये फिगर यहाँ पे बना हुआ, देखिए यहाँ पे आ गया बेटा, फिगर बी पे देखिए, इधर आ गया पॉजिटिव, इधर आ गया नेगेटिव।
अब आपने इस वाले साइड को, राइट साइड को अर्थिंग दे दी, तो अर्थ देने से क्या होगा, ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है ये अर्थ पे चला गया, लेकिन ये वाला पॉजिटिव चार्ज अर्थ पे नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक अट्रैक्टिव फोर्स इसको होल्ड किए हुआ है, अट्रैक्टिव फोर्स होल्ड किया हुआ है। अब आप अगर अर्थिंग वाले वायर को हटा देंगे तो व्हाट विल हैपन, इस पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बचा रहेगा, और अगर आप अपने रॉड को भी हटा देंगे तो फाइनली आपने इस रॉड को पॉजिटिव चार्ज कर दिया बिना टच किए। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्या तुम किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हो पॉजिटिवली बिना टच किए, तो ये एग्जांपल है चार्जिंग विदाउट टचिंग का, चार्जिंग बाय इंडक्शन का। आई होप आपको मेरी बात ये समझ में आ रही होगी कि कैसे आपने इंडक्शन के जरिए किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज किया विदाउट टचिंग इट विद द हेल्प ऑफ इंडक्शन एंड अर्थिंग। ठीक है? यस सर। Yes, sir. ओके, तो ये रहा आपका दूसरा मेथड, इंडक्शन। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू दैट इंडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ रीअरेंजमेंट ऑफ द चार्जेस इन द प्रेजेंस ऑफ अ थर्ड चार्ज। ठीक है? और बेटा इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का सेपरेट हो जाना। कैन आई, व्हाट इट मींस? separation of positive and negative charges. This is known as what? Polarization of the charges. Separation. आप समझते हैं पोलराइज का मतलब क्या होता है? आपने सुनते होंगे इलेक्शन के टाइम में, आप लोग तो बड़े हो गए कि भाई कास्ट के बेस पे पोलराइज कर दिया या फिर धर्म के बेस पे पोलराइज कर दिया। तो क्या मतलब होता है पोलराइज का? मतलब दो कास्ट के लोगों को एक अलग अलग कर दिया, ठीक है, लड़वा दिया, सेपरेट कर दिया। और इसी तरह आपने दो धर्म के बेस पे अगर पोलराइज कर दिया तो मीन्स किसी भी रिलीजन के बेस पे अलग अलग कर दिया, एक तरफ एक रिलीजन वाले, एक तरफ दूसरे रिलीजन वाले। तो वही मतलब होता है पोलराइजेशन का, जिसको आप ध्रुवीकरण बोलते हैं हिंदी में। सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, दैट इज पोलराइजेशन ऑफ चार्जेस। आई कैन से इंडक्शन की वजह से पोलराइजेशन भी होता है। तो ये टर्म्स बेटा जो मैं लिख रहा हूं इसको आप अपने कॉपी में कहीं नोट करते रहें और फिगर भी बना लें कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का सेपरेट हो जाना पोलराइजेशन कहलाता है। ये सारे टर्म धीरे धीरे हम आगे यूज करेंगे। ओके, क्या? तो मैं आई मूव ऑन? यस सर। तो राइट कर रही हूँ अभी। अच्छा ठीक है, लिख लीजिए। तो हमने जो है चार्ज किया इंडक्शन से, तो अर्थिंग करने से सारा का सारा चार्ज अर्थ पे चला गया। पॉजिटिव वाला चार्ज इसलिए अर्थ पे नहीं गया क्योंकि उसको नेगेटिव चार्ज ने अट्रैक्ट करके होल्ड किया हुआ है। नेगेटिव चार्ज उसलिए चला गया क्योंकि उसको नेगेटिव चार्ज ग्राउंड पे चला गया, और फिर फाइनली जो है हमारा स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। सर लिख लिया। ठीक है, देखिए अब ये हमने दो मेथड पढ़ लिए। अब हम आते हैं, तो ये फिगर भी देख लिया हमने। नाउ द थर्ड, अब एक हमारे पास इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन हो गया हमारे पास। ओके, ये भी क्वेश्चन हो गया, व्हाट काइंड ऑफ डेवलप नेगेटिव। ओके ठीक है, आपके पास नाउ द थर्ड मेथड इज कंडक्शन। देखिए कंडक्शन का बहुत नाम ही बता रहा है कि कंडक्ट करना। थर्ड मेथड ऑफ चार्जिंग इज व्हाट बेटा? कंडक्शन। कंडक्शन कंडक्शन का मतलब क्या हुआ कि आप एक बिटवीन, इट इज अ चार्ज ट्रांसफर बिटवीन अ चार्ज, बिटवीन चार्ज ट्रांसफर बिटवीन a charged object and another charged or neutral। दूसरा वाला चार्ज भी हो सकता है या फिर वो न्यूट्रल भी हो सकता है, लेकिन एक का चार्ज होना जरूरी है। जब आप रबिंग कर रहे थे फ्रिक्शन, तो उसमें कोई भी हो सकता था, दोनों न्यूट्रल हो सकते थे। इंडक्शन में क्या था? एक चार्ज था लेकिन उसमें आप टच नहीं करते थे। कंडक्शन में क्या होगा कि फॉर एग्जांपल आपने एक ऑब्जेक्ट लिया चार्ज, पॉजिटिव चार्ज का, इस पे फॉर एग्जांपल +20 कूलम चार्ज है, आपने इसको कनेक्ट कर दिया एक न्यूट्रल स्फीयर से, व्हाट विल हैपन? कुछ चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज से यहां पे ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम कंडक्शन। आई होप यू आर गेटिंग द मीनिंग ऑफ कंडक्शन। कंडक्ट करना की पास करना टच करने के बाद। कंडक्शन मींस इट इज टचिंग, इसमें टच होगा, दो मटेरियल्स को कंडक्ट करना होगा। और ये इट इज ओनली फॉर कंडक्टर्स, नॉट फॉर
इंडक्शन। थोड़ा सेम नहीं है ऑफ कोर्स। इंडक्शन देखिए, इंडक्शन से अलग है बेटा। इंडक्शन में हम टच नहीं करते, कंडक्शन में हम टच करते हैं। और याद रखिएगा इट इज ओनली फॉर कंडक्टर्स। इंसुलेटर के लिए गुड ओनली गुड कंडक्टर्स। बिल्कुल सही, क्योंकि चार्ज मूव तभी होगा एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जब वो कंडक्टर्स हो। इंसुलेटर में तो चार्ज मूव नहीं कर सकता, तो दैट्स व्हाई इट इज ओनली फॉर कंडक्टर्स, नॉट फॉर इंसुलेटर। ये इंसुलेटर्स के लिए नहीं हो सकता, ठीक है। ओके अगर मैं आपसे ये पूछूं बेटा कि फॉर एग्जांपल एक स्फीयर आपने लिया 20 कूलम का और दूसरा सेम स्फीयर लिया आइडेंटिकल +5 कूलम का, और दोनों को आपने एक कंडक्टिंग वायर से टच कर दिया। दोनों का साइज सेम है, बोथ हैव सेम साइज, both have same size. So tell me what will happen. Will there be any movement of charges? चार्ज का मूवमेंट होगा क्या? यस भाई सर। अगर आप एक +20 कूलम चार्ज ऑब्जेक्ट को +5 कूलम चार्ज ऑब्जेक्ट से टच करेंगे, कांटेक्ट बनाएंगे, तो देयर विल बी अ मूवमेंट ऑफ चार्ज। और वो चार्ज कहां से कहां मूव करेगा? ए से लेके बी तक। इसका मतलब इसका चार्ज क्या होगा? डिक्रीज, और इसका चार्ज क्या होगा? इंक्रीज होगा। और फाइनली दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो डिक्रीज हो गया तो टोटल चार्ज कितना हो रहा है बेटा? टोटल चार्ज 25 हो रहा है। यस सर। 25 को 2 हिस्सों में बांट दो, यानी इस पे कितना बचेगा? 12.5 कूलम, और इस पे भी कितना बचेगा फाइनली? 12.5 कूलम। तो ये तो आप बिल्कुल सिंपल है। लेकिन अगर हम मान लें, तो आई होप आपको कंडक्शन समझ में आ गया होगा टच करने से, और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कितना कितना चार्ज होगा। अब मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देने जा रहा हूं, ठीक है? चलें आगे। यस सर। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपने एक स्फीयर लिया। अब इस पे देखिए आपके एग्जाम में, अब इस पे जेईई मेंस वगैरह में क्वेश्चन पूछे गए, जो मैं आपको कल कराऊंगा। जो टॉपिक आज पढ़ा रहा हूं इस पे कल क्वेश्चन होंगे जेईई मेंस के। एक का रेडियस मान लिया r, और दूसरे ऑब्जेक्ट का रेडियस मान लेते हैं, या ऐसा करते हैं, इसका रेडियस में मान लेता हूं 2r। लेट मी से इसका रेडियस में मान लिया 10 सेंटीमीटर, और एक दूसरा स्फीयर ले लेते हैं छोटा, जिसका मैं मान लेता हूं 5 सेंटीमीटर। इसके ऊपर मैंने चार्ज दे रखा है 10 कूलम, और इसके ऊपर चार्ज दे रखा है 5 कूलम। अगर इन दोनों को टच करूंगा विद द हेल्प ऑफ वायर, और डायरेक्ट टच कर दूं या वायर से टच करूं, तो चार्ज फ्लो होगा कि नहीं होगा? अगर होगा तो किधर से किधर होगा? सर A to B। A to B, yes. How many students are saying? क्या कंडक्शन होगा इसमें? Will there be conduction of charges? नो सर। No. क्यों नहीं होगा बेटा? कंडक्शन होगा क्या? चार्जेस मूव करेंगे? सर नहीं करेंगे इसमें मूव। हाँ बताइए। हाँ ठीक है, नहीं करेंगे। क्यों? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि नहीं मूव करेंगे? सर ए पे क्योंकि तो हाँ हाँ बताइए। ए क्योंकि सर बी में इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 कूलम सर कंडक्ट कर रहा है, मतलब चार्ज है। ओके ठीक है, ओके सर। चलिए अब ये वाला बताए। हाँ ठीक है सर तो जो सेकंड वाला ये इसका डबल है, तो इसका हाँ इसका सर चार्ज भी डबल होगा। 10 कूलम, उसका 5 तो हाँ, इसका 10। अच्छा। यस सर। तो इस वाले में बताना क्या होगा, नीचे वाले फिगर में? अगर इसको कनेक्ट करूं तो इसका 15 सेंटीमीटर, इसका 5 सेंटीमीटर, चार्ज वही है +10 कूलम और +5 कूलम। अब क्या होगा? ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा? अगर होगा तो क्यों नहीं होगा? सर वो बोलिए। होगा ओके, किधर से किधर होगा? सर A to B। A to B होगा, ठीक है। अदर स्टूडेंट्स प्लीज रिस्पॉन्ड। फिगर 1 में चार्ज ट्रांसफर होगा, चार्ज कंडक्ट होगा कि नहीं होगा? और फिगर 2 में बताइए चार्ज कंडक्ट होगा कि नहीं होगा? अगर होगा तो किधर से किधर होगा? सर सेकंड में B to A होगा। B to A होगा, ओके। क्या लॉजिक है बेटा आपका नीरज? देखिए अब मैं आपको इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं आपको एक सवाल पूछता हूं कि फॉर एग्जांपल I2 का एक वाटर टैंक लिया मैंने, वाटर टैंक ए, और टैंक ए में मैंने रख दिया 100 लीटर वाटर, ओके। और एक दूसरा टैंक लिया, टैंक बी, और उसमें रख दिया मैंने 50 लीटर वाटर, और दोनों को ज्वाइन कर दिया। तो ज्वाइन करने के बाद क्या वाटर फ्लो करेगा टैंक ए से टैंक बी में या नहीं करेगा? और करेगा तो किधर से किधर फ्लो करेगा?
टैंक ए में 100 लीटर वाटर है, टैंक बी में 50 लीटर वाटर है, दोनों को ज्वाइन कर दिया पाइप से, तो क्या वाटर फ्लो करेगा? करेगा तो नहीं करेगा? जल्दी बताइए। सही, टैंक और टैंक बी का साइज सेम है। ओके, वेरी गुड धीरज, बहुत अच्छा सवाल पूछा। हाँ चलिए, सेम साइज है, यस सर। साइज सेम है। सर सेम साइज तो फ्लो करेगा। किधर से किधर करेगा? सर टैंक ए से टैंक बी। टैंक ए से टैंक, ठीक है। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ फिगर। मैंने रखा है टैंक ए यहाँ पे और टैंक बी को यहाँ रख दिया। ओके, ये टैंक ए और ये टैंक बी, और दोनों को ज्वाइन कर दिया पाइप से। अब बताना पानी कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, बी से या ए से? बी के। ओके, तो अभी तो आप ए टू बी बोल लेते। सर इसकी पोजीशन भी मैटर करेगी। इसकी हाँ पोजीशन भी मैटर करती है, तो ये बात आप भूलना सोचना भूल गए। ओके, अब मान लेते हैं मैंने सेम लेवल पे रख दिया और टैंक ए को टैंक बी को मैंने बिल्कुल पतला बना दिया और उसमें पानी यहां तक आ गया, और टैंक ए को बहुत चौड़ा बना दिया बिल्कुल वाइड, और उसमें पानी यहीं तक है। इसमें 50 लीटर वाटर है, इसमें बेटा 100 लीटर वाटर है, और अब दोनों को ज्वाइन कर दिया। बताना पानी कहां से कहां फ्लो करेगा, बी से ए या ए से बी? सर बी से ए। बी से। बी से। जबकि पानी बी में कम है, जबकि वाटर बी में क्या है, कम है, तो द वाटर विल फ्लो फ्रॉम बी टू ए। अब इसका मतलब कि जो वाटर का फ्लो है बेटा, वो अमाउंट ऑफ वाटर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, बल्कि प्रेशर पे डिपेंड कर, वॉल्यूम पे भी नहीं, प्रेशर पे डिपेंड करता है। किस पे? प्रेशर। तो वाटर फ्लो डिपेंड ऑन प्रेशर, वाटर फ्लो डिपेंड ऑन प्रेशर। जहां पे ज्यादा प्रेशर होगा, मीन जहां पे ज्यादा हाइट होगा, वहां से वाटर फ्लो करेगा लो हाइट की तरफ। वाटर फ्लो ड्यू टू व्हाट? प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर ज्यादा होगा, प्रेशर डिफरेंस, और आप ये भी बोल सकते हैं हाइट डिफरेंस और हाइट डिफरेंस। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही है। पानी का जो फ्लो होता है वो मैकेनिक्स में आपने पढ़ा होगा, फ्लूइड मैकेनिक्स में चैप्टर जो आपका 8th यूनिट था, या तो हाइट डिफरेंस। तो वाटर विल फ्लो फ्रॉम okay, so water will flow from high pressure to the low pressure, or you can say the water flows due to pressure difference. आ रही बात समझ में क्या मेरी? तो वाटर कहां से कहां फ्लो करता है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर, और आप ये बोल सकते हैं कि हाई मोर हाइट से लेस हाइट तक, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, ये क्या ये अमाउंट ऑफ वाटर पे डिपेंड करता है क्या? अमाउंट ऑफ वाटर पे नहीं डिपेंड करता, बल्कि प्रेशर पे डिपेंड करता। मोर हाइट टू लो हाइट, मोर हाइट टू लो हाइट। यस सर। लो हाइट। यही चीज होगा बेटा चार्ज के कंडक्शन में। चार्ज के कंडक्शन में जो चार्ज फ्लो करता है वो चार्ज के अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि चार्ज के पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। तो चार्ज फ्लो ड्यू टू कंडक्शन जो होगा, याद रखिएगा चार्ज फ्लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट का टॉपिक पढ़ा रहा हूं आपको। चार्ज फ्लो जो होगा दैट इज ड्यू टू अमाउंट ऑफ चार्ज नहीं होगा बेटा, ड्यू टू पोटेंशियल ऑफ चार्ज। ओके, ओम्स लॉ पढ़ा था 10th क्लास में, पोटेंशियल V इज इक्वल टू IR। सर उतना सही नहीं पढ़ा है कोविड। ओके ठीक, कोई बात नहीं। अब आप ये समझिए, पोटेंशियल वही चीज होता है जो प्रेशर होता है। आप ये समझ सकते हैं सर पोटेंशियल क्या चीज होती है, तो आप ये लिख लीजिए पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक प्रेशर होता है। कि जैसे प्रेशर पानी को मूव कर रहा था, उसी तरह पोटेंशियल चार्ज को मूव करेगा। इलेक्ट्रिक प्रेशर कह सकते हैं, पोटेंशियल को दूसरा नाम क्या देते हैं? इलेक्ट्रिक प्रेशर। तो जैसे आपका वाटर जो है हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव कर रहा था, उसी तरह चार्ज जो होगा हाई पोटेंशियल एरिया टू लो पोटेंशियल ऑब्जेक्ट पे मूव करेगा। नोट करिए प्लीज इस ऑब्जेक्ट को। चार्ज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल एरिया या ऑब्जेक्ट टू लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा। अब आप पूछेंगे सर पोटेंशियल कैसे निकालें? तो मैं फॉर्मूला दे रहा हूं आपको, याद रखिए फॉर्मूला दे रहा हूं मैं डायरेक्ट। अभी ये आगे हम इस फॉर्मूले को डिराइव करेंगे, अभी मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं, डायरेक्टली इसको याद कर लीजिए। V पोटेंशियल का सिंबल होता है V,
पोटेंशियल का सिंबल क्या होगा बेटा? यार कोई आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल सन्नाटा लग रहा है। पोटेंशियल का सिंबल क्या होगा? V इज इक्वल टू के कांस्टेंट है, कोई कांस्टेंट है, जैसे ग्रेविटेशन में G(m1 m2 अपॉन r स्क्वायर), Q अपॉन r हो गया उसका रेडियस, के क्यू अपॉन आर, ये हो गया पोटेंशियल। V क्या है बेटा? पोटेंशियल है। पोटेंशियल क्या होगा? इलेक्ट्रिक प्रेशर। इलेक्ट्रिक प्रेशर क्या? पोटेंशियल चार्ज को मूव करता है सर, जैसे प्रेशर पानी को, हवा को मूव करता है। सभी को ये स्लाइड समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर। ठीक सर है। के कांस्टेंट, के हाँ, के कांस्टेंट है जी, कांस्टेंट, के इज अ कांस्टेंट। जैसे बहुत सारे कांस्टेंट होते हैं ना, जी ग्रेविटेशन में G(m1 m2 अपॉन r स्क्वायर), उसी तरह एक कांस्टेंट होता है। ओके ना, अगर मैं पूछूं कि ये बताइए यहाँ का पोटेंशियल बताइए, व्हाट इज द पोटेंशियल है? के चार्ज कितना है भाई? 10 कूलम, और रेडियस कितना हो गया? 10। हाउ मच पोटेंशियल यू गॉट? के के बराबर आ गया, के कोई कांस्टेंट है। अच्छा, इसका पोटेंशियल बताना बेटा, बी, पोटेंशियल ऑफ बी। के चार्ज कितना है? 5, और रेडियस कितना है? 5। ये भी क्या आ गया? तो दोनों का पोटेंशियल सेम है कि अलग है? सर सेम पोटेंशियल है। तो विल देयर बी एनी मूवमेंट ऑफ चार्ज? नो, बिकॉज जैसे अगर प्रेशर सेम है 2 पॉइंट का, तो पानी फ्लो नहीं करेगा। उसी तरह अगर पोटेंशियल सेम है तो आप लिख लीजिए सेम पोटेंशियल, सो नो मूवमेंट ऑफ चार्ज, सेम पोटेंशियल, तो नो चार्ज फ्लो, तो कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा। अब जल्दी देखिए, टाइम ओवर हो गया, अगली क्लास का आ गया टाइम। अब मैं बेटा जरा इसमें निकालता हूं पोटेंशियल, फिगर 2 पे। बी ए क्या होगा? के चार्ज की जगह मैंने रखा 10, और रेडियस कितना रख दो? 15। तो जरा डिवाइड करके बताना कितना रहा? 5 2 जा 5 3 जा, आई एम गेटिंग 2/3 के। इसका पोटेंशियल बताना बेटा जरा। के चार्ज कितना है? 5, और रेडियस भी कितना? 5। सर के आ रहा है इसका। क्या आ गया? ओके, क्या दोनों को पोटेंशियल सेम है? नो सर। तो जिसका पोटेंशियल ज्यादा है सर बी का, ए का। बी का। इट मींस आई कैन से यहाँ पे बी इज हैविंग मोर पोटेंशियल। कैन आई राइट लाइक दिस? बी हैज मोर पोटेंशियल, तो मैं बोल सकता हूँ बी हैज मोर इलेक्ट्रिक प्रेशर। तो चार्ज फ्लो कहां से कहां करेगा बेटा? बी से ए या ए से बी? हाई प्रेशर से भाई, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, सो द चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू द लो पोटेंशियल, बी टू ए करेगा। वेरी गुड। तो अब आपने देखा कि एक केस में उतना ही चार्ज है लेकिन चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है, एक केस में उतना ही चार्ज है लेकिन चार्ज फ्लो कर रहा है। तो चार्ज फ्लो डिपेंड करेगा किस पे? पोटेंशियल पे। इट मीन, और पोटेंशियल किस पे डिपेंड कर रहा है? दोनों चीजों पे, उसके चार्ज पे और उसके साइज पे। तो क्या आप सिर्फ चार्ज देख के बता सकते हैं कि चार्ज फ्लो करेगा, या फिर साइज भी देखना पड़ेगा? बोलो बेटा, साइज भी देखना पड़ेगा। तो पोटेंशियल हम निकालेंगे, फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल वी विल फाइंड कि चार्ज फ्लो करेगा कहां से कहां पर। यस सर। ठीक है, जैसे मैंने आपको इस वाले प्रॉब्लम में जब मैंने कहा आपसे कि पानी है 50 लीटर 100 लीटर, तो वाटर फ्लो जो हो रहा था वो कहां से कहां फ्लो करेगा? 50 वाले से 100 या 100 वाले से 50? सिर्फ वाटर के अमाउंट पे डिपेंड कर रहा था या फिर साइज ऑफ टैंक पे भी डिपेंड कर रहा था? तो साइज ऑफ टैंक पे भी साइज ऑफ टैंक पे भी डिपेंड कर रहा था, प्लस पोजीशन ऑफ टैंक पे भी डिपेंड कर रहा था। यानी एक लाइन में बोल सकता हूँ कि सब प्रेशर पे डिपेंड कर रहा था या हाइट पे डिपेंड कर रहा था। इसी तरह चार्ज का जो फ्लो होगा, जो कंडक्शन होगा, दैट विल बी नॉट ऑन द अमाउंट ऑफ चार्ज ओनली बट ऑन साइज ऑल्सो, जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक प्रेशर। जैसे प्रेशर वाटर को या एयर को मूव करता है, उसी तरह पोटेंशियल चार्जेस को मूव करता है। डिटेल्ड एनालिसिस हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है? मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट।